चाइना में फैक्ट्रियाँ फिर से खुल चुकी है और जो फैक्ट्रियाँ बंद थी कोरोना वायरस के कारण वहाँ प्रोडक्शन फिर से शुरू हो चुका है। पर इस बार शायद चाइना अपना वो दबदबा मेंटेन ना कर पाया जो वो पिछले 40 सालों से मेंटेन कर रहा था, क्योंकि इस बार कंपनियों को ये पता चल गया है कि ओवर डिपेंडेंसी ऑन वन सोर्स इज़ वेरी बैड। अब ये कंपनियाँ अपनी ओवर डिपेंडेंसी को कम करना चाह रही हैं और वो ऐसी कंट्रीज़ की तलाश में है जहाँ की वो अपना मैन्युफैक्चरिंग कर सके। तो अगर आप देखें, इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी, सो इंडिया इसका सब्स्टिट्यूट बन सकता है और एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना की तरह ही बन सकता है। लेकिन क्या इंडिया इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर सकती है? तो इसे जानने के लिए हम थोड़ा पीछे जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी कैसे बनी। –1970 तक चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसीज कम्युनिज्म बेस्ड थी, लेकिन 1970 के बाद उन्होंने अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज को कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट कर दिया। इसके अंतर्गत उन्होंने ढेर सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए जहां पे उन्होंने मैसिव लेवल पे पोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डेवलप किया, जिसके कारण उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो गई। आफ्टर मैक्सिमाइजिंग देयर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, उन्होंने अपने मार्केट को फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए खोल दिया, जिसके बाद चाइनीज इकोनॉमी में एक जबरदस्त बूम आई। 1980s आते आते फॉर्च्यून 500 की ज़्यादातर कंपनी अपनी प्रोडक्ट चाइना में मैन्युफैक्चर करवा रही थी, क्योंकि चाइना एक बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट काफ़ी लो कॉस्ट में मैन्युफैक्चर कर रही थी। एंड दिस इज सिंपली बिकॉज ऑफ लो लेबर वेजेस, tax laws and import-export policy, but mainly due to the low labor wages of China. Due to heavy competition, other companies were also forced to manufacture their product in China. और इस तरह से 2010 आते आते 33% of total world product were getting manufactured in China alone. And this is how China became the second largest economy in the world. और अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया के पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, द पॉजिटिव पॉइंट्स, इंडिया हैज़ गॉट ह्यूज पॉपुलेशन. That means to become a manufacturing hub, India has got sufficient workforce. Most of the population is young. That means we also have capable workforce. These young generation are quite techno-savvy. That increases the India's efficiency as far as workforce is concerned. As we know, China का economic growth low labor wages पे हुआ, लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करने लगी वैसे वैसे लेबर वेजेस भी बढ़ गए। जहां 1990 में एवरेज लेबर वेज $150 के आसपास था, 2005 में वो बढ़कर 2800 तक चला गया। 2015 आते आते $8,900 हो गया और 2020 में ये मैसिव $13,1500 है। तो अगर आज हम इंडिया और चाइना के लेबर वेजेस को कंपेयर करें तो इंडिया का लेबर वेज $8 के आसपास है और चाइना का लेबर वेज इज अराउंड $25. सो क्लियरली एज फार एज लेबर वेजेस आर कंसर्न, इंडिया इज मोर अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन टुडे एज कंपेयर टू चाइना. नाउ द नेगेटिव पॉइंट्स, इंडिया हैज़ गॉट पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. हालांकि इंडियन इकोनॉमी पिछले कई दशकों से बड़ी रैपिडली ग्रो कर रही है, बट दिस इज सिंपली बिकॉज ऑफ इट्स सर्विसेज सेक्टर. टोटल जीडीपी का 53% सर्विसेज सेक्टर अकाउंट करती है. मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर 31% एंड 16% अकाउंट करती है. 50% ऑफ टोटल पॉपुलेशन स्टिल वर्क्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर. दूसरा, इंडिया इज़ नॉट अलोन इन दिस रेस. और भी कंट्रीज़ हैं जो चाइना की सब्स्टिट्यूट बन सकती हैं, लाइक वियतनाम. वियतनाम काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है. पिछले 20 सालों में उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, जिसके कारण बड़ी बड़ी कंपनियां लाइक नाइकी अपने प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट करके वियतनाम में करवा रही हैं.
So if India wants to become next manufacturing hub, it will have to improve its infrastructure. तो मैंने एक कंट्री का नाम बताया जो कि इंडिया का कॉम्पिटिटिव है, वो है वियतनाम। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि ऐसी और कौन सी कंट्रीज़ हैं अक्रॉस वर्ल्ड जो नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकती है या फिर चाइना का सब्स्टिट्यूट बन सकती हैं। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।